तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो। हमें नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। 9 तारीख को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मोता बालिका विद्यालय में घटना होती है। एक अध्यापक वहां मैं बताऊं तो बात करूं, उनका नाम प्रधानाचार्य सुशीला बलोदा है। उन पर मारपीट का आरोप लगाते हैं। 13 तारीख से धरने पर बैठते हैं पंचायत समिति में। अधिकारियों तक ये आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची इस बात का नहीं पता है, क्योंकि अगर पहुंचती तो ये तमाम स्टाफ यहां पर इस समय धरने पर नहीं होते। यहां पर मेरे साथ सुमेर सिंह जी हैं। उनके साथ जो सहयोग करने वाले हैं, आज उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि 9 तारीख को घटनाक्रम होता है, 13 तारीख को धरने पर बैठते हैं। अब तक न्याय की उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय की मांग कर रहे हैं। शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। सरस्वती का मंदिर वो शिक्षण संस्थान जहां पर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अच्छे संस्कारों के लिए भेजते हैं, और वहीं पर प्रधानाचार्य ऐसी हालात बना के रखते हैं कि बच्चे उनसे सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। ये तमाम अध्यापक लोग बैठे हैं, इनसे चर्चाएं करेंगे। क्या ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? क्या जंग का मैदान है कि वो सरस्वती का मंदिर है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आज जनता को जान लेना चाहिए। अधिकारियों तक बात क्यों नहीं पहुंची? लगातार मीडिया कवरेज हो रही है। क्या अधिकारी जानबूझकर इस पर एक्शन नहीं लेना चाहते, या फिर कोई बड़ा दबाव है? ये तमाम सवाल आज हम इनसे करेंगे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मामला पूरा क्या था, 9 तारीख की सुबह उस दिन हुआ क्या था। सुमेर सिंह जी साथ, सुमेर सिंह जी मेरे साथ में हैं। 1 मिनट बातचीत करते हैं इनसे। सुमेर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुमेर सिंह जी, सबसे पहले वो घटनाक्रम बताइए आप मुझे। 9 तारीख का दिन क्या कुछ हुआ था? सुबह 7:35 तक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुशीला बलोदा विद्यालय में नहीं पहुंची, तो स्टाफ साथी, परीक्षा प्रभारी, सह प्रभारी और सहायक प्रधानाचार्य ने मुझे कहा कि सर आप सीबीओ साहब से बात करो कि वो छुट्टी पर हैं या नहीं हैं। उन्होंने स्कूल में कोई आदेश नहीं निकाला है। मैंने सीबीओ बबलेश शर्मा को फ़ोन किया। उस फ़ोन से बताया कि सर अभी तक हमारी प्रिंसिपल स्कूल में नहीं आई है। अभी पेपर राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता राज्य स्तरीय समान परीक्षा के पेपर होने हैं और 10 मिनट का टाइम बचा है। पेपर खोलने के लिए टाइम नहीं है और प्रिंसिपल मैडम अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो क्या किया जाए? न किसी के नाम आदेश है, न कोई जानकारी है जी। तो बबलेश सर ने कहा कि मैं जल्दी ही आपको फ़ोन करके या उनसे पूछ के बताता हूं। तो मैंने कहा कि यदि आपका फ़ोन कॉल नहीं आता है या वो नहीं आते हैं तो हमें क्या करना है? पेपर करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? उन्होंने कहा आप पेपर अभी करवाओ, जल्दी करवाओ। पेपर करवाना राज्य हित में, शिक्षा हित में और बच्चों के हित में ज़रूरी था। इसलिए सहायक ने, परीक्षा प्रभारी ने और अन्य स्टाफ साथियों ने कहा कि आप मैडम की खाने में लाइन लगाओ ताकि दूसरा आदमी कार्य करने के लिए तैयार हो जाए और पेपर खोल के बच्चों के पेपर कर दे। इस घटनाक्रम में लगभग 7:45 तक पेपर हो पाए, जबकि 7:45 पर ही पेपर शुरू होते हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट तो हम उनकी गफलत की वजह से लेट और हो गए। जब उस खाने में लाइन लगाई तब जा करके परीक्षा प्रभारी और सहायक ने काम करना प्रारंभ किया। यानी एब्सेंट लगा दी उसमें आपने? हाँ, एब्सेंट नहीं कहा जा सकता उसको सर। क्या कहते हैं? उसको लाइन लगाने का मतलब कारण बताना या जानकारी नहीं होना, जानकारी का अभाव होना। अच्छा। ताकि दूसरा आदमी वो चार्ज ले पाए। बिल्कुल। अब जब परीक्षा शुरू हो गई, वो लगभग 9 बजे आई। उस दिन भी सब अधिकांश टाइम ऐसा ही हुआ। परीक्षा के टाइम में भी वो ऐसा ही करती थी। और तब जब वो आई तो 9 बजे मुझे एक सहायक कर्मचारी के द्वारा बुलाया गया। उस सहायक कर्मचारी के द्वारा ये बताया गया कि आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। मैं जब उनके ऑफिस में गया, वहाँ बैठ गया। बैठने पर उन्होंने मेरे को कहा कि आपने मेरे खाने में लाइन कैसे लगा दी? तो मैं बोला मैडम ये ज़रूरी था, परीक्षा करानी ज़रूरी थी, बच्चों की राज्य स्तरीय परीक्षा थी। तो आप कौन होते हैं ये ऐसा करने वाले? कि मैंने कहा स्टाफ के साथियों ने कह दिया मैंने। तो बोले ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो मैंने कहा मैडम जुल्म किया है या गलती की है तो सजा मिल जाएगी। जांच का विषय होता है। जांच का विषय है, मैं गलती होगी तो सजा मिल जाएगी, मैं उसके लिए कार्रवाई सहन कर लूँगा। तो उसने कहा इस स्कूल में मैं चाहूँगी वैसे करूँगी। अच्छा। और आप कुछ ऐसे झाड़ू लगाने वाले और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अन्य मतलब उप शब्दों के रूप में, भद्दे शब्दों के रूप में कहे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर आप करना क्या चाहते हो? मैं तो आपके समाज की हूँ, आपकी बिरादरी की हूँ। मतलब
मैंने कहा मैडम मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मुझे जाति धर्म और इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपके साथ क्या हो? उसके बाद क्यों शुरू हुई? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप इस स्कूल में मैं चाहूँगी वैसे करूँगी और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा मैडम ये स्कूल आपका नहीं है, ये स्कूल सरकार का है। आप भी कर्मचारी हो, मैं भी कर्मचारी हूँ, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, आदेशानुसार चलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इन आदेशों के चक्कर में मत पड़ना। पहले भी बड़े बड़े लोग देख के चले गए हैं यहाँ। मैंने डायरेक्टर के और डिप्टी डायरेक्टर और डीओ तक के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप तो होते ही कौन हो मुझे बताने वाले। तो मैंने कहा मैडम ये स्कूल सरकारी स्कूल है, आपका स्कूल नहीं है। उन्होंने कहा आई से गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मैंने कहा मैडम ये ऑफिस भी आपका नहीं है, ये भी सरकारी ऑफिस है, परंतु आप इस चेयर पर बैठे हो इसलिए मैं आपके आदेश की पालना में जा रहा हूँ। जब मैं बाहर आया, परीक्षा कक्ष के आसपास था, तब पीछे से आई, उसने मेरे कॉलर पकड़े और मेरे 2-3 यहाँ गाल पर 2-3 साइड में कम से कम 4 थप्पड़ मारे। और उस समय सभी स्टाफ के 4 ही कक्षों में परीक्षाएं चल रही थी। कम से कम 3 परीक्षा कक्ष में थे लोग, 8-10 लोग स्टाफ रूम में थे और वो वहाँ देख रहे थे। 13 तारीख को धरना चालू हुआ था। हमने एक मिनट, बताइए। हम लोगों ने उसी तारीख 10 तारीख को 9 तारीख को सीबीओ साहब को बार बार सूचनाएं दी। हम कर्मचारियों ने बैठकर बात की, धरना देने की कोशिश की। उस समय हमारे देश की हालात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं थी। हमने सीबीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा चूरू जिला रेड अलर्ट पर है, इसलिए आप ऐसा नहीं करो। हमने स्पष्ट रूप से अपने के प्रार्थना पत्र में लिख के दिया था कि देश हित में और राज्य हित में यदि आवश्यक होगा तो हमारे सारे कर्मचारियों ने ये लिखा कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो छोड़ दिया। उसके बाद में हमने इनको 12 तारीख को फिर नोटिस दिया कि हम कल से 13 तारीख से धरने पर जा रहे हैं। 11 तारीख को सीज फायर होता है, उसके बाद में आपने नोटिस दिया कि हाँ, 13 तारीख को हम धरने पर बैठेंगे। ठीक है, अब आपके समर्थन में कौन कौन पहुंचा यहाँ पर? हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षक संगठन, सारे कर्मचारी साथियों के संगठन हमारे पास आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग भी हमारे साथ आए हैं। कल जिला प्रमुख जी आए थे, प्रधान जी आए थे और शिक्षक संघ शेखावत से मैं खुद बिलोंग करता हूं और हमारे शिक्षक संघ के शेखावत के लोगों ने पूर्ण रूप से पहले ही दिन हमें समर्थन देने का आश्वासन दिया था। हमारे उप शाखा के और जिला मंत्री वेदपाल जी मलिक हमेशा निगरानी रखे हुए हैं और प्रतिदिन वो और उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहते हैं। आज हमें रेसला के प्रतिनिधियों के सर बहुत सारे लोग, चूरू जिले के सभी तहसीलों से लोग आए हैं। अमित जी झारण जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक बड़े दल ने हमें समर्थन देने की घोषणा की है और इस शिक्षा के मंदिर को, शिक्षा को बचाने की मुहिम में हमारे साथ आए हैं। और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए उन्होंने ज्ञापन एसडीएम साहब को और सीबीओ साहब को दिया। अब आपके स्कूल के कितने स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए? हमारे स्टाफ पूरा स्टाफ है? पूरा स्टाफ है। एक बात मैं करूँगा, आप आगे इनके आप स्कूल से आ जाइए, थोड़े आगे एक बार। आपने नीचे की लाइन लिख रखी गबन की, स्कूल में गबन का। हाँ जी। ये पहले भी जानकारी थी क्या? अभी ये मामला निकल कर आ रहा है सामने, ये गबन वाला? गबन का पहले से चल रहा है, लेकिन हम इसमें शोषण और अत्याचार के शिकार थे। हमने पहले इसको बता नहीं पाए, लेकिन अब जब थप्पड़ पड़ा है तो ये एक चिंगारी का काम किया है और सारे जो हमारे साथ जितने भी अत्याचार और शोषण हो रहा था वो सारे एक एक करके हमने सब उसमें शामिल हो गए हैं। अगर ये घटनाक्रम 9 तारीख को नहीं होता तो स्कूल में कितना बड़ा गबन हो रहा है इसकी जानकारी भी शायद नहीं होती। जांच का विषय तो ये भी है कि गबन कब से हो रहा है और पद का प्रभाव दुरुपयोग करते हुए क्या ये गबन हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये गबन हुआ है तो ये उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वहां पर, और उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ हैं, आप थोड़े आ गए जी, आपका नाम बता दीजिए। क्या नाम आपका? अमित सारण, रेसला जिला अध्यक्ष चूरू। सारण जी, पहले मेरा सवाल है, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाक्रम होना, दूसरी बात है गबन का मामला, इस पर थोड़ा डिटेल से बताइए। क्या शिक्षा के मंदिर में अधिकारी अब 9 तारीख से लेकर आज तक आप धरने पर बैठे हैं, 13 तारीख से आज तक, और 9 तारीख को घटनाक्रम होता है, अभी तक क्या जांच चल रही है? क्या आपके पास अपडेट नए अधिकारियों ने दिए हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए? कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को। देखिए, 9 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद शिक्षा विभाग में ये मामला सामने आया। मारपीट की घटना के बाद गबन के ये सारी चीज़ें उसके बाद सामने आई। विभाग को बार बार लिख के दिया गया विभिन्न संगठनों द्वारा। 13 तारीख से लगातार धरना चल रहा है
और एक जांच समिति भी बनाई गई है। जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, यानी 13 तारीख से यहाँ लगातार धरने पे बैठे हैं। 9 तारीख से विभाग को हर घटना के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब तक उनको एपीओ करके निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी। अब मांग क्या है आपकी? उनको एपीओ ही करना मांग है? हमारे संगठन की तरफ से ये मांग है कि ये जो पूरा प्रकरण है, यानी यहाँ से उनको हटाकर फिर जांच की जाए। हाँ, उनको एपीओ करके और यहाँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसमें चाहे दोषी कोई भी हो, उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि शिक्षा विभाग में जो गलत जो घटना हुई है उससे हमें सबक मिले और भी ये कार्रवाई होनी आवश्यक है शिक्षा विभाग के लिए। मैं और भी टीचर हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराता हूं, लेकिन ये मामला जिस प्रकार से देखिए गबन वाला मामला, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ में। जनता कर क्या रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। अगर पैसे का गबन वहां पर हुआ है तो ये बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि आज इन्होंने बताया है यह घटनाक्रम 9 तारीख को होने के बाद में, इससे पहले कब से पद पर हैं, क्या कुछ वहां पर फंड आया है, उस तमाम की जांच होनी चाहिए। क्या ये जांच हो पाएगी? क्योंकि लगातार जांच चल रही है, ऐसा अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, जांच हो रही है, लेकिन जांच किस तरफ हो रही है ये कह रहे हैं कि उनको एपीओ कर जांच की जाए। और भी स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई महिला स्टाफ है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उस स्कूल से कौन से स्टाफ आते हैं? उसी स्कूल से कोई है? सारे उसी से हो? चलिए बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुद की बात करेंगे। ये एक महिला है और वो प्रधानाचार्य भी महिला हैं, तो इसलिए इनसे ज़्यादा बातें करेंगे तो पता चलेगा कौन बात करेगा हमारे साथ। आप चलो इनसे कर लेते हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। राधा यादव जी। कब से वहाँ पर आप का है ड्यूटी आपकी? लगभग 4 साल से। 4 साल से। देखिए, एक जो मारपीट का मामला सामने आया है, क्या उनका व्यवहार ऐसा रहा है हमेशा? आप वहाँ नज़दीक रहे, उसी स्कूल में रहे? वो शोषण लगातार चल रहा है, महिला स्टाफ के साथ भी और पुरुष स्टाफ के साथ भी। क्या शोषण होता था, मतलब थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएंगे तो समझ में आएगा। शोषण का मतलब ये है कि जैसे हमारे सामने ऐसे तानाशाह की तरह बात करना और चीज़ें मनवाना, इस तरीके से। अच्छा, आप स्कूल टाइम से पहुँचते थे। मैडम कब आती थी स्कूल, कितने बजे आती थी? मैडम यूजुअली लेट ही आते हैं। मर्जी थी? हाँ, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लेट आते हैं। यानी कि वो लेट आए तो उनको कहने वाला कोई नहीं है, और कहेंगे तो थप्पड़ मार देंगे। कहेंगे तो शायद शोषण होगा। नहीं, थप्पड़ भी तुम्हारा है ना? थप्पड़ मारा है सर को, और अगर मैं कहती तो शायद मुझे भी पड़ जाता। ऐसा। तो अभी गबन का मामला भी, ये कब से आपको मतलब कोई जानकारी है कि पैसा कौन से कहाँ से खाया जा रहा है, पैसा किस बजट जो आ रहा है कि कहाँ से पैसा खाया जा रहा है? ये थोड़ा बहुत जानकारी और दर्शकों तक आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो अभिभावक हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या पता उनके हक का खाया जा रहा हो। पीएम श्री स्कूल है हमारा, हम सबके पास गतिविधियाँ होती है जिनको करवाने के लिए बजट आता है, जिसमें से जो कॉमन से कॉमन गतिविधि है उसके लिए भी 2500 रुपये का बजट होता है। हाँ। तो उसको भी करवाने के लिए हमें कभी भी कोई पैसा उपलब्ध नहीं करवाया गया था। साथ ही मेरे पास करियर मेला का भी प्रभार है, उसके अंदर भी जैसे अल्पाहार और भोजन के लिए बच्चियों के लिए 10,000 रुपये आए थे। मैंने बार बार निवेदन भी किया था प्रधानाचार्य मैडम से कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ। अच्छा, मैंने एक और सुना था जिक्र चलते फिरते, कोई आई कार्ड का मामला। आई कार्ड बाहर बन के आते हैं ना? हाँ जी, बाहर बन के। और अंदर बच्चों को कितने रुपए में दिए जाते हैं? 50। नहीं, कोई ये नहीं है, वो भी है उस मामले में, वही मामला है ना। एक आई कार्ड का भी मामला है, बाहर से वो क्या रेट में आते हैं, अंदर किस रेट में दिए जाते हैं बच्चों को? नहीं, वही तो रेट का माना, बड़ा मामला है वो भी, क्योंकि वहाँ पर तमाम कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? लगभग 1200 के आसपास, 1100 बच्चे। एक बच्चे से अगर आई कार्ड की बात करूँ 20 रुपए की, तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है। पूरा डिटेल से बताइए आई कार्ड वाला, क्योंकि मेरे सामने आया था किसी ने। 1100 बच्चे थे, तो उनके आईडी कार्ड के 60 रुपए थे और 40 रुपए का बैच था, तो लगभग 980 के आसपास आईडी कार्ड बने। तो बाकी का मैडम ने आईडी कार्ड वाले को फ़ोन करके बाकी कह दिया कि जितने आ गए हैं वो ठीक है, बाकी रहने दो। और मुझे रोज़ बोला गया कि आप आईडी कार्ड नहीं ला रहे, आपकी कार्य करने की क्षमता नहीं है। अब जितने दिन आईडी कार्ड वाला आया, बाहर से आईडी कार्ड एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, बाहर से कितने रुपए में बनता है आईडी कार्ड? बाहर से सरकार द्वारा दिया गया बजट था 60 रुपए। 60 रुपए, यानी 60 रुपए में आप खरीदो, बच्चों को दो 60 रुपए में। 60 रुपए का आईडी कार्ड और 40 रुपए का एक बैच है पीएम श्री का, उसका तो ये शर्ट पे 100 लगाने रुपए के टोटल मिल गए। 100 रुपए हो गए टोटल। 100 रुपए एक आईडी कार्ड के आएंगे। और 980 100 रुपए का कार्ड आया होगा बाहर से? 100 रुपए का तो अब आईडी कार्ड और बैच तो आते नहीं है। ये जांच का विषय है, इस पर ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन जरूरी है इस पर, क्योंकि एक आईडी कार्ड से बात करूँ मैं, शुरुआत छोटी से, इसके बाद तो खाते और खुलते जाएंगे। बहुत जांच का विषय, अधिकारी बैठे हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हैं और शायद बहुत बुद्धिमान भी हैं, तो इन लोगों की सुननी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।
स्टाफ के साथ तमाम महिलाओं से बात किया मैंने, शोषण हो रहा है, यहाँ पर पुरुष बैठे हैं, उनसे बातचीत के, शोषण हो रहा है, इनको समय पर पहुंचना है, समय पर तो लाजमी उनको भी पहुंचना है और इनकी जिम्मेदारी भी है समय पर पहुंचना। लेकिन साहब आप नहीं पहुंचेंगे, कौन सा रूल है? आप नहीं पहुंचेंगे और उसके बाद अगर लाइन खींच दी जाती है तो ये आपके पास कौन सा अधिकार है कि आप थप्पड़ मार देते हैं? ये थप्पड़ मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद सुमेर सिंह जी ने इस कैमरे के सामने कहा है। ये जांच का विषय है और उम्मीद करते हैं कि अधिकारी न्याय इनको दिलाए।